सबसे पहले ये टॉपिक है नेटवर्क स्टैंडर्ड, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है। अब नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है जी, कि हमने एक डॉक्यूमेंट है, ये देखिए लिखा हुआ है, प्रिसाइज डॉक्यूमेंट है, जिसमें टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है किसी नेटवर्क के बारे में, कि जो नेटवर्क मैंने बनाया है उसमें मैंने टेक्निकल कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, और फिजिकली वो किस तरह का है, उसमें मैंने बस टोपोलॉजी यूज़ की है, स्टार यूज़ किया है, इस तरह की चीज़ें हम डिटेल में लिखते हैं। और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, नेटवर्क स्टैंडर्ड। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, ये एक है डी फैक्टो और डी ज्योर। तो यहाँ पे आप साइड पे लिख लें कि इसके टू टाइप्स होती हैं, ताकि आपको वैसे ही पता हो, एमसीक्यू है तो आपको पता हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसकी टू टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, और वैसे ये भी लिखा हुआ है टू टाइप्स होती हैं इसकी, तो डी फैक्टो और डी ज्योर। अब ये क्वेश्चन आता है कि आप डी फैक्टो डी ज्योर के बारे में बताएं, तो फिर क्या लिखेंगे। जो डी फैक्टो होता है वो बेसिकली आप बनाते हो किसी को देख के। जैसे हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे मार्कर है, एक मार्कर, बोर्ड मार्कर, एक कंपनी है उसने बनाया, दूसरी कंपनी जब बनाएगी तो उसी को देख फॉलो करेगी, मतलब कुछ चीज़ें उसकी कॉपी कर लेगी, बाकी कुछ चीज़ें जो ऐड करके अपनी प्रोडक्ट बना ली है। तो ऐसी चीज़ को हम बोलेंगे डी फैक्टो स्टैंडर्ड। ओके, कि हमने 100% काम खुद नहीं किया, कुछ हमने किसी से कॉपी किया, कुछ या खुद कर लिया, कुछ किसी और से कॉपी कर लिया। 50% एक बंदे का, 50% एक बंदे का, तो हमने मिला के नई चीज बना दी, उसको बोलते हैं डी फैक्टो। ओके, मतलब बाय ट्रेडिशन या बाय फैक्ट से हम कोई चीज बनाते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड ज्यादातर यही चलता है स्टैंडर्ड। ओके, बट कुछ होते हैं जो डी ज्योर होते हैं, मतलब वो उसमें ये होता है कि आप खुद से सारी रिसर्च करते हैं, लॉज को देखते हैं, उसके रेगुलेशन जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उसको फॉलो करते हैं। और कुछ गवर्निंग बॉडीज होती हैं, मतलब जैसे ये हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे आप अप्रूव करवाते हैं कि क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। अगर ठीक है फिर तो ओके, अगर ठीक नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। और ये कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, इसमें से मिनिमम आपने 3 याद करने हैं मिनिमम। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डी ज्योर, तो उसके साथ आप मिनिमम 3 के नाम लिख देंगे। तो आपने क्या ऐड करना है, जब डी फैक्टो आएगा तो उसमें ये आपने ऐड कर देना SNA। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आंसी IEEE वगैरह डी ज्योर के अंदर, इसी तरह ये सबसे जो कॉमन जो है डी फैक्टो स्टैंडर्ड एक है, उसका नाम है SNA। ओके, अक्सर क्वेश्चन आता है कि SNA किससे रिलेट करता है, डी ज्योर से या डी फैक्टो से या दोनों से। तो आपने कहना है डी फैक्टो से जो है वो रिलेट करता है, उसका नाम क्या है, SNA। अच्छा जी, अगर आपने ये स्टैंडफोर्ड देख रहा हो तो ये है सिस्टम, एस से सिस्टम, एन से नेटवर्क, और ए से आर्किटेक्चर बनता है। ओके, ये किसकी एग्जांपल है, डी फैक्टो की एग्जांपल है। और बाकी जो हैं ये डी जोर, उसकी तो काफ़ी ज़्यादा है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन, आंसी IEEE, ISO, और एक ये अक्सर ये भी आता है टेलीकोर्डिया, ये भी अक्सर आपसे पूछ लेते हैं। तो ये सारी डी जोर से रिलेट करते हैं, और एक SNA है जो सिर्फ किससे रिलेट करता है, डी फैक्टो से। ओके जी, ये आपने अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है, या तो नेटवर्क स्टैंडर्ड के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन, या फिर वो इन दोनों के बारे में पूछ लेता है। तो दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं शॉर्ट आंसर्स। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेटवर्क टोपोलॉजीज वाला। तो ये हमने जब पासवर्ड्स किया था उसमें एक MCQ भी आया था, अभी कल किए थे, कि जो नेटवर्क की लेआउट होता है, ये लेआउट या जो शेप होती है उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। कि हम जो नेटवर्क बनाने लगे हैं वो किस शेप का होगा, डिफरेंट कंप्यूटर किस तरह से आपस में लिंक होंगे, इस चीज को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। और टोटल हमारे पास इस वक्त कितनी है, बुक के अंदर 5 है। वैसे तो हम किसी को मिला के हाइब्रिड भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी और को मिला के भी, लेकिन वैसे हमारे पास कितनी टोटल है, 5 है। ओके, तो ये उसने लिखा है कि 2 या 2 से ज्यादा को मिलाओगे तो क्या बनेगा, हाइब्रिड बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो बस की बात करते हैं। बस में क्या होता है, सिंपल एक बैकबोन है जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स जो है आपस में लिंक होते हैं, और इसको कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं, क्योंकि उसके थ्रू सारा डाटा जो मूव करवाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है जी, मैसेज उसके ऊपर आप ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, मतलब सब डिवाइसेस जो है वो सुनती हैं, देखती हैं उस मैसेज को, लेकिन सिर्फ जो रिसीवर है वो ही क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। जैसे मैं क्लास में खड़ा हूँ, क्लास में मैं किसी को जैसे बुला रहा हूँ क्लास में,
तो सब जो है वो सुनेंगे, लेकिन बाद में कौन सुनेगा? सिर्फ मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन करना था या कुछ भी, तो सिर्फ जिस बंदे से स्पेसिफिक किया था स्टूडेंट से, वही उसका रिस्पॉन्स करेगा। इसी तरह किस में होता है? बस टोपोलॉजी में होता है। ओके, कि जब मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं, अब सबको नजर आता है, लेकिन रिसीव सिर्फ कौन कर सकता है? जो रियल में रिसीवर होता है। उसके बारे में इधर इसने इथरनेट बस के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसने थोड़ी सी इसके तरीफे की हैं कि इसको लगाना जो है बड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा केबल हमें नहीं चाहिए होती है। फिर उसने दो केबल्स बताई हैं, एक थिन होती है और एक थिक होती है। ये लास्ट में आप देखिएगा, ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो थिन है वायर, वो कितनी होती है? 10/2 होती है, और जो थिक होती है वो 10/5 होती है। ओके, इसके अलावा इसमें कंप्यूटर कितने होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और यहाँ पे डजन्स का वर्ड यूज किया हुआ है, जो कि हमने 2-3 दफा ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि हम कितने कंप्यूटर जब अटैच कर सकते हैं, 1 2 3 या मल्टीपल। तो मल्टीपल का हम वर्ड यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डजन लिखा हुआ है, डजन का मतलब 1 2 3 नहीं होता, 12 समथिंग होता है। तो इसलिए हम कहते हैं मल्टीपल कंप्यूटर इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है? ये बैकबोन अगर फेल होती है तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें तीन चीजें आती हैं, एक आती है सीडी, एक सीएस और सीआर। सीडी में क्या होता है? कोलिजन डिटेक्शन, के अगर दो कंप्यूटर्स जो हैं वो सेम टाइम पे डाटा सेंड कर देते हैं, और एक वक्त आएगा कि वो कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने के बाद दोनों का डाटा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जैम हो जाएगा ना। फिर वो ट्राई करेंगे दोबारा डाटा सेंड करने का, और वो टाइम कितना होगा? रैंडम टाइम होना है, देखे रैंडम लिखा हुआ है। तो अगेन क्या हो सकता है? कोलाइड हो सकता है। इसलिए जो है इसमें ये मसले जो है ना वो आते ही रहते हैं। ये मसले हमेशा नहीं आते, वे कब आते हैं? जब एक रेंज से ज़्यादा कंप्यूटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें से फिर आपने याद रखना है कि जो टाइम होता है इसके अंदर डाटा सेंड करने का, वो कितना होता है? 50 माइक्रो सेकेंड्स। ये एक एमसीक्यू आ सकता है आपको। इसके अलावा आप इसमें मतलब डाटा कितना सेंड कर सकते हैं? मिनिमम वो होता है 64 बाइट्स। ये भी एमसीक्यू आता है इसमें से। अगर डाटा 64 बाइट से कम है तो हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे जीरोज। लेकिन डाटा हमने 64 बाइट्स ही करना है पूरा। अगर इससे कम होगा तो डाटा हम सेंड नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आता है सी एस। अब हमने क्योंकि क्लेम से बचाना है, तो बचाने के लिए हमने एक नोड रखी हुई है। नोड मतलब कंप्यूटर। ये हमने पढ़ा था कि नेटवर्क में कंप्यूटर या डिवाइसेस जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो नोड एक हमारे पास है जिसका काम ही क्या है? सिर्फ ये पता लगाना कि क्या पाथ फ्री है। अगर फ्री है तो डाटा सेंड कर दें, अगर फ्री नहीं है तो कोई सेंड करने आया उसे बोले वेट करो। ओके, जब तक पाथ फ्री नहीं होता तो आप डाटा सेंड नहीं कर सकते। जैसे ट्रैफिक वार्डन होता है, वो देख रहा होता है जी एक रोड उसने ओपन किया है, बाकी 3 रोड्स उसने बंद की हुई हैं। जो एक चौक होता है, 4 रोड्स होती हैं। तो जैसे ही वो सिग्नल बंद हो गया, फिर वो दूसरों को कहता है चलो अब आप मूव कर लो। इसी तरह यहाँ पे सीएस होता है जिसका काम क्या होता है? ये। लेकिन जब एक वक्त आता है कि जब कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर इससे कंट्रोल नहीं होता, तो फिर ऊपर वाला मसला आता है जो जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये कोलाइड वगैरह होता है। और एक सीआर होता है, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज में उसको सीआर कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी सीआर का यही काम है कि अगर मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो सेम टाइम पे डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, सेंड तो कर नहीं सकते मल्टीपल, तो फिर वो देखता है इसमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब कौन डाटा सेंड करना चाहता है पहले। तो अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो डाटा सेंड कर ले, अदरवाइज वो वेट करे। जैसे प्रिंसिपल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो डाटा पहले सेंड करेंगे। अच्छा जी, जो उसके बाद टीचर्स सेंड करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट सेंड करेंगे। इस तरह करते हुए जो हमें डाटा सेंड कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी वगैरह। ये कौन सेट करता है? ये सी आर सेंड करता होता है, सेट करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर आपको खाली बस टोपोलॉजी आती है। अगर बस टोपोलॉजी नहीं आता, सारी टोपोलॉजीज आती हैं, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये बस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद इथरनेट में भी जो मेन मेन पॉइंट्स है वो बता के नीचे ये नाम लिख देंगे, सी डी, सी एस और सी आर। बाकी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब सारे आपसे पूछेगा, जैसे रिंग भी पूछ लिया उसने वगैरह, तो फिर आपको थोड़ा सा बताने की जरूरत है, इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अकेला बस टोपोलॉजी आ गया तो फिर आपको लाजमी बताना है। ओके, रिंग में क्या होता है? इसमें सबसे पहली बात ये है, तो रिंग में क्या होता है जी, सारे कंप्यूटर जितने भी हैं
उसके 2 नेबर्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ये याद रखना आपने, ये एमसीक्यू आ सकता है। रिंग के अंदर हर कंप्यूटर के कितने नेबर्स होते हैं, 1 2 3 या मल्टीपल। आपने 2 पे जो है ना वो टिक करना है। उसके बाद है कि इसमें मैसेज जो है वो ट्रेवल कर सकता है सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर सेम टाइम पे। वो वन डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है ना उसके रिवर्स मूव कर सकते हैं। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है, इसके डायरेक्शन बताएं जी क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों हो सकती हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। एक वक्त में एक ही होगी डायरेक्शन। उसके बाद है फेलियर अगर कोई होती है किसी केबल के अंदर, कोई भी बीच में से केबल खराब हो गई, क्योंकि पूरा वो सर्कल सा बना होता है ना, लूप बना होता है, अगर कोई भी तार खराब होगी तो पूरा पूरा आपका जो नेटवर्क है वो बंद हो जाएगा। जैसे मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ, ये एक पूरा लूप है, ओके, लूप बना हुआ है, शेप को लूप भी कहते हैं। बीच में से कोई वायर ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, और इसके अलावा हमें पता है जी इसमें एक टोकन होता है, टोकन, और टोकन एक सिग्नल है, ये साइड पे लिख लें, टोकन इज सिग्नल, कोई पर्ची वगैरह नहीं होती, कोई और चीज नहीं है। टोकन क्या होता है, हमारे पास सिग्नल है, जो कि बेसिकली बस ये बताता है कि हमारे पास एक ही चीज है, और जिस बंदे ने सेंड करनी है, कुछ भी सेंड करना है, सिर्फ वो ही सेंड कर सकता है जिसके पास टोकन है। जिसके पास टोकन नहीं है वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो इसमें कभी भी कोलाइड नहीं होगा, जिसका एडवांटेज है, नो कोलाइड। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड इज वेरी स्लो। ओके, डिसएडवांटेज स्पीड स्लो, एडवांटेज नो कोलाइड, जैसा कि बस में कोलाइड हो रहा था यहाँ पे नहीं होगा। फिर स्टार आता है, स्टार की जो शेप थी वो स्टार की तरह होती है, बीच में एक हब लगी होती है या स्विच होता है, उसके साथ हमने कनेक्ट किए होते हैं सारे कंप्यूटर्स। तो इसमें वो जो डिसएडवांटेज है ना, जो वायर ब्रेक होती है तो सारी नेटवर्क बंद होता है, वो खत्म किया यहाँ पे। अब क्योंकि बीच में डिवाइस लगी है, अब वो डिवाइस खराब होगी तो फिर सारा कुछ बंद होगा। ये जो डिवाइस बीच में है, अगर ये खराब होगी तो फिर डाटा जो है सारा बंद होगा। अगर कोई एक कंप्यूटर या बीच में से तार खराब होती है तो सिर्फ वो ही खराब होगा, बाकी कंप्यूटर जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे। मतलब सारे कंप्यूटर खराब हो गए हैं, सिर्फ एक चल रहा है, ये चल रहा है, तो फिर भी नेटवर्क चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस ठीक है, अगर ये डिवाइस अगर आपकी खराब होती है फिर सारा कुछ बंद हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये सबसे यूजफुल है सबसे ज्यादा। बट इसका एक डिसएडवांटेज, इसमें वायर बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, इसमें जो वायर है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। वो कैसे डिसएडवांटेज है कि जब वायर आती है तो पैसों से आती है ना, फ्री तो नहीं आती। तो पैसों से जब कोई चीज आती है तो हम कहते हैं वो एक्सपेंसिव है। ओके, तो बस इसमें एक ये डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपकी मेन जो हब है या स्विच है, डिवाइस जो अपने सेंट्रल में यूज किया वो खराब होगी तो फिर क्या होगा, सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ओके, तो ये देखें स्टार्ट में सबसे पहले इसमें यही लिखा हुआ है कि सबसे कॉमन है, सबसे पहला एमसीक्यू। उसके बाद इसमें एक सेंट्रल कनेक्शन होता है जिसको हब भी कहते हैं और स्विच भी कह सकते हैं, दोनों डिवाइसेस यूज होती हैं। और उसके अलावा उसमें जो हब होती है वो तार किसके साथ यूज करते हैं, ये भी आप याद कर लें कि यूटीपी उसका नाम है, तार का यूटीपी, ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और इसके अलावा ये है कि इसमें केबल्स यूज होती है, देखें ज्यादा केबल यूज होती है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज। अदर कौन सी, कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, बस वगैरह। और लेकिन अगर फेलियर होता है किसी एक केबल में तो सारा का सारा सिस्टम बंद नहीं होगा, सिर्फ एक ही सिस्टम बंद होगा, कंप्यूटर वगैरह। और अगर फेल होती है आपकी हब फेल होती है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज हो गया, तो आपका पूरा सिस्टम इंटायर मतलब कंप्लीट सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। ओके, फिर ट्री आ गया, सेकंड लास्ट हमारे पास। तो ट्री में क्या होता है जी कि एक ट्री की शेप होती है, मतलब इसको हम दो चीज़ों से मिला के बनाते हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं, ये देखें, ये बस हमने यूज़ की हुई है, ये तार बस की, ये जो बस की तार थी, और ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, ये स्टार लगाया हुआ है। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, एक ट्री सा बना दिया। अब देखें ये अलग से पूरा एक नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क था ना वो इधर लगा हुआ है, ये भी अलग से नेटवर्क है, ये भी अलग से, ये भी अलग से, ये भी अलग से। तो इसका मतलब जब हमने बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है तो फिर हम ये दोनों को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स हैं जी, 2 3 4 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, बीच में डिवाइस के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे 4 है, ये भी 4 हैं, ये कितने हैं जी, 4 हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं। तो अब देखें हमारे पास कितने टोटल कंप्यूटर हो गए, 4 8 12 16 20 कंप्यूटर, सबसे बड़ा नेटवर्क ये बना हुआ है। तो जब हमने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना हो तो फिर हम ये यूज़ करते हैं, कौन सा, हाइब्रिड वाला। इसको हाइब्रिड भी कहते हैं और ट्री।
हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि दो को हमने मिला के बनाया हुआ है। तो इसमें उसने बताया जी हमने ट्री बेसिकली मल्टीपल स्टार और बस को मिला के हम बनाते हैं। स्टार मल्टीपल होते हैं और बस हमने एक ही यूज़ की हुई होती है। और इसमें जो होता है वो हब कनेक्ट होती है किसके साथ? ट्री के साथ। जो हब है, डिवाइस जो सेंटर वाली होती है, वो डायरेक्ट हम किसके साथ लगाते हैं? वो ट्री के साथ लगाते हैं, बस के साथ लगाते हैं। देखिए ये हब है, ये डायरेक्ट जुड़ी है इसके साथ, बस के साथ। यहाँ पे भी हब है, मतलब कंप्यूटर नहीं इस वायर के साथ जुड़ा होता, जो आपकी हब होती है या स्विच होता है वो उसके साथ कनेक्ट होता है। ठीक हो गया। और इसको रूट भी कहते हैं, मतलब जो स्टार्ट होता है ना, जहाँ से हब आपकी स्टार्ट होती है, उसको रूट भी कहते हैं। जितना मर्जी अभी इसे एक्सपेंड कर ले, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। और बाकी ये है कि ये चलता रहता है कंप्यूटर, कोई मसला नहीं होता इसको, जब तक हमारी बस खराब हो जाए और सारी के सारी जो है हब खराब हो जाए, फिर ये बंद होगा, अदरवाइज बंद नहीं होगा। ठीक है जी। ये देखिए मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ। अगर हमारी ये वायर ब्रेक कहते हैं, ये वाली बस वाली, वो भी खराब हो जाए और ये सारी हब जो लगी हैं, ये सेंटर वाली इसकी डिवाइस, इसकी डिवाइस, इसकी इसकी इसकी, जब तक ये सारी खराब नहीं होगी तब तक नेटवर्क बंद नहीं होगा। सपोज अगर हमारी ये वायर ब्रेक हुए थे ये, तो फिर ये पांचों अलग से चलते रहेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे सारे आपस में, लेकिन अलग से वो चलते रहेंगे। अगर इसकी डिवाइस खराब हो गई है तो फिर ये नेटवर्क पूरा बंद हो जाएगा, बाकी ये चार चलते रहेंगे। तो इसका मतलब ये जब तक सारे बंद नहीं होंगे तब तक नेटवर्क बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। फिर मैश आती है और ये सबसे फास्टेस्ट है और एक्सपेंसिव तरीन है, क्योंकि इसमें मल्टीपल राउट्स होते हैं, रास्ते होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। क्या मतलब रास्ते होते हैं? जैसे ये देखें, इधर से हम डाटा किधर सेंड कर सकते हैं? मैं डायरेक्ट इधर भी सेंड कर सकता हूँ, इधर से घूम के भी आ सकता हूँ, इधर से घूम के भी आ सकता हूँ, और मतलब और भी बड़े मल्टीपल वेज हैं इसके अंदर, मैश के अंदर। और इसमें और इसने क्या बताया हुआ जी कि इसमें अगर आपने डाटा सेंड करना है तो मल्टीपल इसमें पाथ होते हैं जहां से सेंड करना है। सेंडर को सोर्स कहते हैं और डेस्टिनेशन कौन होता है? जहां पे सेंड करना है, मतलब रिसीवर को बोलते हैं डेस्टिनेशन। और इसके अलावा वैन में हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको कि वैन में हम किसको प्रेफर करते हैं? किसको प्रेफर करते हैं? ये मैश टोपोलॉजी को। ओके। अब कुछ उसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं जो लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? इसमें फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। टॉलरेंस मतलब कि हम टॉलरेट करते हैं फॉल्ट को, कि अभी मसला नहीं आएगा, फिर मसला नहीं आ रहा, फिर मसला नहीं आ रहा, फिर मसला नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसमें राशि बहुत ज़्यादा है, तो इसमें टॉलरेट बहुत ज़्यादा होता है। ये इसका एडवांटेज है, फॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा है कि मल्टीपल लिंक्स होते हैं, तो जितना मर्जी इस पर लोड हो, मतलब जितनी मर्जी ट्रैफिक हो, ये ईजिली काम करता है, कोई मसला इसमें नहीं आता। ट्रबल शूटिंग इसे करना आसान होता है। ट्रबल शूटिंग मतलब एरर निकालना। जैसे वायर ब्रेक हो गई है जी, मैंने डाटा इधर से सेंड करना था इसको, ये मेरा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये वायर ब्रेक होगी तो पता चल जाएगा फौरन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डाटा सेंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये वायर ब्रेक हो गई है। तो इसलिए इसमें ट्रबल शूटिंग करना आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर वन। क्यों? क्योंकि देखिए उसने बोला है जी कि अगर डाटा सेंड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट लिंक में कोई मसला है, जो डायरेक्ट रास्ता जा रहा है उसमें मसला है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसको लगाना बड़ा मुश्किल काम है, ये वायर्स वगैरह आगे पीछे होती हैं। फिर उसके बाद अगर आपने रिकॉन्फ़िगर करना हो, मतलब कोई नई चीज़ और ऐड करनी हो, फिर अगेन मसला, कॉस्ट का मसला है बहुत ज़्यादा वायर्स का। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, तारें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। एक तार मतलब एक दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें मल्टीपल वायर यूज़ करनी पड़ रही है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये रिडंडेंट लिंक की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट, बहुत ज़्यादा रिपीट हम कर रहे हैं वायर्स को। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है जी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें से, सारे आते हैं या कोई भी आता है, तो अपने डायग्राम लाजमी बनानी है। जैसे ये बस की सिंपल सी है, ये स्टार की है, ये रिंग की है, ये मैश की है और ये ट्री की है। ठीक है जी। दो आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप एक ही बना दे काफ़ी है, ये रिंग की। इसके बाद अगेन लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जो कि रट्टा टाइप वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए OSI क्या होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मैंने जो है वो डाटा सेंड करना है, तो कैसे सेंड होगा मुझे थोड़ी पता है, लेकिन कंप्यूटर को तो पता होना चाहिए ना, नेटवर्क को पता होना चाहिए कैसे सेंड करना है। तो उसका एक नाम है OSI मॉडल। ठीक है जी। लेयर्स होती हैं 7, वो 7 की 7 लेयर्स चलती हैं एक साइड पे, इसी तरह वही 7 की 7 लेयर्स चलती हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड मतलब रिसीवर साइड पे, और इधर मतलब सेंडर साइड पे। दोनों तरफ लाजमी ये 7 की 7 लेयर्स चलती हैं, अगर नहीं चलेंगी तो डाटा आपका सेंड नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि हो सकता है एक बंदा एंड्रॉयड यूज कर रहा है, दूसरा बंदा iOS यूज कर रहा है, मतलब एप्पल की डिवाइस यूज कर रहा है, बोथ आर डिफरेंट, सो हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, इसलिए इस लेयर्स को लेके आया गया। तो इसमें सबसे पहला की पॉइंट क्या है? स्टैंड फॉर, ओ ऐसे मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये पहला इसका पॉइंट है मेन। दूसरा ये है कि रेफरेंस मॉडल है ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा मॉडल था? रेफरेंस, मतलब किसी ने बोला था कि भाई ये मॉडल यूज करो एज अ रेफरेंस के तौर पे, मतलब कि ऐसा काम हो सकता है, ओके, इसको बोलते हैं रेफरेंस। उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, और इसके बाद ये बनाया किसने था? नाम इसका है OSI, इसको उल्टा पढ़े ISO, तो जिसने बनाया था उसका नाम क्या था? ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद ये भी की पॉइंट है, ये लॉजिकल फ्रेमवर्क है, मतलब ये कोई डिवाइस नहीं है फिजिकल, ये लॉजिकल डिवाइस है। लॉजिकल मतलब एक काम करती है, कंप्यूटर के इंटरनल जैसे काम होता है ना, वैसे ही काम ये करता होता है, ठीक है जी। ये इसमें की पॉइंट है। जैसे इसमें रेफरेंस मॉडल था, OSI का मतलब क्या था और बनाया किसने था, और लॉजिकल फ्रेमवर्क। अच्छा जी, और इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए इसमें मेन पॉइंट ये भी है कि अलाउ करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को कि वो आपस में क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्वेश्चन आता है इसकी लेयर्स कितनी है? नंबर ऑफ लेयर्स 7 है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक लिखने की जरूरत है बस, मतलब आगे आप ना भी लिखें खैर है, बस अब इस पैराग्राफ में से इतना लिख दें कि देयर आर 7 लेयर्स इन द OSI मॉडल, बाकी आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पैराग्राफ। और उसके बाद है द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब दो ग्रुप करते हैं, इन 7 लेयर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक का नाम है अपर लेयर, एक का नाम है लोअर लेयर। और अपर कितनी होती है? 3 होती हैं, यहाँ पे साइड पे आप लिख लें, इन 3 को मार्क कर लें। ये जो एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन सेशन, इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स बना लें और उस पर लिख लें अपर लेयर। ये 3 जो होती हैं वो अपर लेयर है, बाकी जो 4 होती हैं वो कौन सी हैं? लोअर लेयर्स हैं, ओके। ये बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख लें, ऊपर वाली 3 अपर लेयर है, बाकी नीचे 4 जो हैं वो कौन सी हैं? लोअर लेयर्स हैं। जो अपर लेयर्स है ना, जो 3 है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये देखें, ये लिखा हुआ है। इसके आप हेडिंग भी बना सकते हैं, अपर लेयर की हेडिंग यहाँ से, कि अपर लेयर फोकस किस पर करती है? यूजर एप्लीकेशन के, जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वो, और उसके ऊपर डाटा वगैरह कैसे रिप्रेजेंट होता है, यहाँ तक जो है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? अपर लेयर के बारे में, ओके। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है किसके बारे में? लोअर लेयर के बारे में। फॉर द मोस्ट पार्ट नेटवर्क इंजीनियर आर द मोस्ट कंसर्न विद लोअर लेयर्स। तो जो लोअर लेयर्स होते हैं उसके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नेटवर्क इंजीनियर, मतलब जो नेटवर्किंग का काम करता है, कि जो नेटवर्क, हम जैसे हमारे स्कूल में नेटवर्क बना हुआ है, सारा दो डिवाइसेस जुड़ी हैं आपस में, कैसे जुड़ी हैं, कैसे डाटा मूव करेगा सारा, ये देखें लिखा हुआ है। इट इज़ द लोअर लेयर दैट कंसर्न ऑन हाउ कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क एक्चुअली अकर, कि दो कंप्यूटर्स, दो डिवाइसेस के बीच में बेसिकली कम्युनिकेशन होगी कैसे, वो सारा काम किसका होता है? लोअर लेयर्स का। बंदा कौन सा होता है? नेटवर्क इंजीनियर। तो नेटवर्क इंजीनियर कह रहा हूँ, जो आपकी लोअर लेयर्स होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, फॉर द मोस्ट और एंड तक जाती हैं, हेडिंग इसकी ये बन सकती है। और जो अपर लेयर थी उसकी हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, द अपर लेयर से लेके ट्रांसपोर्ट तक। अब लेयर्स आ गई। एप्लीकेशन कौन सी थी जी? जो एप्लीकेशन हमें नजर आ रही होती है, जैसे मैं व्हाट्सअप यूज कर रहा हूँ, जूम यूज कर रहा हूँ, जो हमें इंटरफेस नजर आ रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर है, ओके। इसमें डाटा वगैरह एक्सचेंज होता है, जैसे हम मैसेज करते हैं वो हमें नजर आ रहा होता है मैसेज, ये सारा काम किस पे हो रहा होता है? एप्लीकेशन लेयर पे। एक एग्जाम्पल इसने दिया है ईमेल, जैसे जीमेल का सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर हम ईमेल करते हैं, हमें नजर आ रही होती है, तो कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। ये पूरा पूरा आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे डाटा जो है कन्वर्ट कैसे होता है, फॉर्मेट कैसे होता है, अगर कोई टेक्स्ट है वो आस्की फॉर्मेट में है, पिक्चर है वो कैसे है जी? जेपीजी फॉर्म जिफ में है, या कन्वर्जन है, ट्रांसलेशन है, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन वगैरह। ये सारे पॉइंट्स अपने याद करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू वगैरह भी आ सकता है, ओके। और हमने पास पेपर किया था उसमें एमसीक्यू आया भी था, आई थिंक सो। कंप्रेशन और इंक्रिप्शन दोनों में से कोई एक था कि किस में होती है, हमने कहा था जी प्रेजेंटेशन में होती है। फिर लास्ट आ गई जो अपर लेयर में आती है, सेशन के दो डिवाइसेस कैसे आपस में जो है कितनी देर के लिए लिंक बनाएंगे आपस में, ओके। दो डिवाइसेस कितनी देर के लिए लिंक बनाएंगे आपस में, उसको बोलते हैं सेशन। तो यहाँ पे खत्म हो गया।
अब लो लेयर्स आती हैं जो नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हम डाटा को ब्रेक करते हैं सेगमेंट्स के अंदर। अब ये भी एमसीक्यू आता है कि सेगमेंट्स कहाँ पे होते हैं, मतलब किस लेयर में होते हैं, तो आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट में। फिर दो डिवाइसेस के बीच में एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बनता है, लॉजिकल कनेक्शन बनता है, अभी फिजिकल नहीं। और फिर हम एरर जो है वो भी चेक करते होते हैं कि इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में तीन काम हुए। डाटा को सेगमेंट्स में किया, एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बनाया और एरर हैंडलिंग की, तीन काम किए हमने इसमें। फिर नेटवर्क लेयर में क्या किया जी हमने, नेटवर्क लेयर में वो राउट्स वगैरह जो थे वो फाइंड किए, जैसे मैश में था ना वैसे हमने फाइंड किए कि डाटा सेंड होना है, किसने करना है, कहाँ पे करना है, उसके राउट फाइंड करो सबसे अच्छे वाले। ट्रैफिक देखो जी कहाँ पे कम ज़्यादा है, और फिर डाटा को पैकेट्स में चेंज कर दो। जैसे सेगमेंट था ना, सेगमेंट को तोड़ के और हम छोटा करते हैं उसको बोलते हैं पैकेट्स। तो पैकेट्स किस में थे जी, नेटवर्क लेयर के अंदर। फिर डाटा लिंक लेयर में क्या किया हमने कि जो पैकेट्स थे उसको फ्रेम्स में तोड़ दिया, पहला पॉइंट। उसके बाद हमने मीडियम देखना है कि डाटा हमने किस पे सेंड करना है, ठीक है, वायरलेस है या वायर्ड है। और अगर तो जो भी है उसके ऊपर हमने सेंड करना है, पहले चेक करना है कि सेंड हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, और लास्ट में फिर एरर चेक करना है, ठीक है। अब हमने उसको फिजिकली जो है डाटा सेंड कर देना है, किसकी फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में, मतलब 0 1 की फॉर्म में। क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर जो है वो 0 1 को जो प्रेफर करता है काम करने के लिए। तो हमने स्टार्ट क्या कहाँ से किया था, इसको तोड़ना, ब्रेक करना ट्रांसपोर्ट से। पहले सेगमेंट में तोड़ा, फिर पैकेट्स में किया, उसके बाद फ्रेम्स में किया, और उसके बाद लास्ट में हमने किस फॉर्म में कर दिया, बाइनरी फॉर्म में। बिट्स कहाँ पे होती हैं, बाइनरी फॉर्म में होती हैं। और उसके बाद फिजिकली हमने उसको मूव करवा दिया किसी मीडियम के ऊपर, जैसे केबल वगैरह होती है। और उसके बाद वो डाटा किसके पास चला गया, रिसीवर के पास चला गया। फिर रिसीवर उसको रिवर्स ऑर्डर में इस तरह एग्जीक्यूट करेगा और डाटा उसको रिसीव हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास लेयर्स। लॉन्ग क्वेश्चन एक लेयर्स वाला है, आपके जो टेस्ट अभी होने लगा सेकंड हाफ में। और दूसरा टोपोलॉजी, टोपोलॉजी सारी भी आ सकती हैं, वो मैंने आपको बताई, थोड़ी थोड़ी लिखनी होगी। या फिर अलग से कुछ भी पूछ सकता है, दो या तीन कोई सी टोपोलॉजी, या खाली बस टोपोलॉजी भी आ सकती है। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, स्टैंडर्ड्स वाला। अगर स्टैंडर्ड का आता है तो डेफिनेशन इसकी, दोनों के नाम टाइप्स के, या अगर टाइप्स आती हैं तो टाइप्स दोनों आपने बतानी है। और मैंने इसके साथ आपको ऐड करवाया था ये जो डी फैक्टो है, इसके साथ ही मैंने ये चीज़ ऐड करवाई थी, SNA। एग्जाम्पल है उसकी SNA। और अगर SNA का मतलब आपको चाहिए तो ये लिखा हुआ है। तो SNA का मतलब ना भी लिखें कोई बात नहीं, लेकिन खाली आपने SNA लिखना है किसमें, डी फैक्टो के अंदर। ये ऐड कर लें, एग्जाम्पल है डी फैक्टो की।